हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया समान अध्ययन का, उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें देखते हैं प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई। सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी केवल 3। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है इसमें 30 सदस्य दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 30 सदस्य इसमें नहीं बल्कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने? 22 सदस्य। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है चुनाव सुधार से। ठीक है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो यह चुनाव सुधार से संबंधित है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। सही है, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत जो है यह कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और फ्यूजियामा जो है यह जापान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए इस सेट का। प्रश्न नंबर 8 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? याद रखिएगा, मानचित्र के टोटल 3 घटक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? वह महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? मौसमी पवन के उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है? भीतरगांव विष्णु मंदिर जो दिया हुआ देखिए बेमेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? पाशुपत। ठीक है, पाशुपत मत के अनुयायियों को जो है पंचार्थिक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? वह स्थल है हड़प्पा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? इसमें टोटल 20% लिया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है?
तो यह महिपाल को माना जाता है दूसरा संस्थापक। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? संगम वंश की स्थापना जो है विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी यानी कि युग का मोती था? यह उपाधि था अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की। सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का जो दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इसमें कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही आंसर। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे राजा राम मोहन राय। सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो 1844 ईस्वी दिया हुआ है, यह गलत है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1838 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? वह नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? पंडित रमाबाई। ठीक है, पंडित रमाबाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? यह संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, कह रहा है इसमें कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है, देखिए ये सही हो जाएगा कि 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? यह होता है रासायनिक ऊर्जा से। किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे जड़त्व कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है कि किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो वह है उत्सर्जन। क्या कार्य है? उत्सर्जन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल सही। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा बिल्कुल सही। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनके गुणसूत्रों का आधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है त्वचा स्किन से। ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। सूखा रोग निम्न में किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग निम्न में किसे प्रभावित करता है? तो यह कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 35 और इसमें कह रहा है ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है?
तो वह है भ्रूणपोष। डी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, सहसंयोजक प्रकृति होती है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो यह बहुलक है आइसोप्रीन के। बी माफ कीजिएगा सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो यह आर के ठकराल की कृति है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम सम्मेलन में? तो इसमें टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखा बी के आहलूवालिया ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? यह मिलता है तारीखे दाऊदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपर्युक्त वन्यजीव अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही क्रम ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1। सबसे पहले जो है ये देखिए ये भद्रा हो जाएगा, उसके बाद सिमलीपाल, ठीक है, उसके बाद जो है सिमलीपाल, उसके बाद जो है पंचमढ़ी, और उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे देखिए ये शिकारी देवी हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर है 48, कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। सी इसका राइट आंसर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लें। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव होगा निवेश पर विपरीत प्रभाव। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। और आइए अब कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। तो आज जो है इस सेट में देखिए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां पे हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद आगे है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए अब नीचे जो दिया हुआ है उसको भी देख लें। दिया है सभा, वर्ष, स्थान, उसके अध्यक्ष उस समय कौन थे और शासनकाल किनका था, ये दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था यह 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष थे सवाकामी, और शासनकाल किनका था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष
मोगालीपुत तिस और शासनकाल किसका था? तो अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है यह 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल किनका था? तो कनिष्क का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किनको? यह माना जाता है नेहरू युग को। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो यह रखा गया था चौथी लोकसभा कार्यकाल में। ठीक है, और चौथी लोकसभा का जो कार्यकाल था वह था 1967 से लेके 70 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए 50 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी 2, 3 और 4 होगा। जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो है इसमें सदस्य देशों में शामिल थे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है इनमें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही है, काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इस सेट का। कह रहा है इसमें कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? राइट आंसर है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव जो है रहता है उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से सही कथन इनमें से कौन सा है? सही कथन ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और 3 में है कि यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में दिया हुआ है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? वह प्राचीन स्तूप जो है वह है अमरावती का स्तूप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? टोटल 24 बार जो है ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख हुआ है। बी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? वह था ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? वह चीनी यात्री थे फाहियान। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? वह था वीरसेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? यह संबंधित था सेना का सेनापति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है।
और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विद्रोही नेता और दूसरे तरफ जो है उसका विद्रोह का जो कहाँ केंद्र था वह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। देखिए 1 का 3 हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो है इसका विद्रोह केंद्र कहाँ था? दिल्ली। बी का 1 होगा। बिरजिस कादिर का जो है लखनऊ। सी का 4 हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से। और लियाकत अली जो है यह इलाहाबाद विद्रोह केंद्र से थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? बसावन जो है यह जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार में से नहीं थे। तो डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहां हुई थी? डिंडीगुल में जो है इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं था। सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से कौन एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, यानी कि अहिंसा का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग थे। ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ए है बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है उसका फोकस दूरी। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? शून्य पारगम्यता जो है इसका लक्षण है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस का उदाहरण है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट समूह के जो पौधे होते हैं उसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? वह जीव है अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुड़हल एवं सरसों जो है यह द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिल्कुल सही। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? मस्तिष्क इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? किसके विरुद्ध करता है ये? तो यह शरीर की उष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? प्रोटीन को। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो वह यौगिक है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी में है बिल्कुल सही आंसर। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? इसका रीजन है मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही।
एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, हो जाएगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? केपी के मेनन के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में सही है आंसर। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुन देवनार, पेरुन देवनार के द्वारा जो है सर्वप्रथम तमिल में जो है अनुवाद किया गया था महाभारत को। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? वह थे तिरुवल्लुवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? कोलकाता में, सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी कि INSDOC कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? घोड़दौड़ से संबंधित है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? तो यह कोठारी कमीशन जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ नीति, दूसरे तरफ जो है उसका वर्ष दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। सही इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए का 4। राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति कब बना था? 1988 में। बी का 3 है। राष्ट्रीय विद्युत नीति जो है 2005 ईस्वी में। सी का 2। राष्ट्रीय खनिज नीति जो है 2008 ईस्वी में। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था? तो 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। और इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेट नंबर 15 और 16 जो हम लोग कवर किए हैं, टोटल 100 प्रश्न, ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज का सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा और इसमें आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए और इसका लेवल जो है वो किस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।